लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था 11.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। लाइन की इक्वेशन एक तो आपने सीखी थी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a b c, और दूसरी थी वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन लाइन की हमने सीखी थी आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। आज हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। एनसीईआरटी 11.2 पर आइएगा। पहला क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शो दैट द थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको क्वेश्चन में तीन लाइनें हैं। एक लाइन है L1 मान के चलिए, एक लाइन है L2 और एक लाइन है L3। ये तीन लाइनें हैं। इन तीनों लाइनों के आपको डायरेक्शन कोसाइंस बता रखे हैं। क्या क्या है डायरेक्शन कोसाइन? 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13, ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। 4/13 सेमीकोलन के बाद लिखा है, 12/13 और 3/13 ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। और इसके बाद 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये तीन लाइनों के अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है ये तीनों की तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। मतलब आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 लाइन पर, फिर प्रूव करना है L2 लाइन परपेंडिकुलर है L3 लाइन पर, और फिर यह भी प्रूव करना है L3 लाइन परपेंडिकुलर है L1 लाइन पे। एक बात याद रखिए, पिछली बेसिक क्लास में वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप देखेंगे पिछली क्लास की वीडियो को तो उसमें बताया गया था कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं देन, तो मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशो, इन दोनों लाइनों के जो डॉट प्रोडक्ट होंगे डायरेक्शन रेशो के, वो जीरो होंगे। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, इन दोनों लाइनों के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उसका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो। केवल डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट जीरो ही नहीं होगा, डायरेक्शन कोसाइन का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें तीन लाइनें दी है L1, L2, L3। प्रूव करना है कि ये लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं L1 एंड L2 के लिए। जो बात मैं L1, L2 के लिए करूंगा वही बात L2, L3 के लिए आपको करनी है और L1, L3 के लिए भी आपको करनी है। फिलहाल L1, L2 के लिए कर रहे हैं। जो फर्स्ट लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन जो दे रखे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं L1 12/13, M1 माइनस 3/13 और N1 माइनस का 4/13। ये L1, M1, N1 हो गया। और दूसरी लाइन की बात करेंगे तो ये L2 हो गया 4/13, M2 हो गया 12/13 और N2 हो गया 3/13। ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। जब इसको लिखूंगा, मैं भी लिख नहीं रहा, जब इसको लिखूंगा तो इसे नाम दे दूंगा L3, M3 और N3। सबसे पहले आपको क्या करना है, जरा सुनिए। कुछ नहीं, L1 को L2 से और L1 को L2 से, M1 को M2 से, N1 को N2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। L1, L2 मतलब 12/13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 12/13 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4/13 से, प्लस में माइनस 3/13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12/13 से, और यहां पर माइनस 4/13 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3/13 से। अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 4 जा 48/169, 12 3 जा 36/169, 13 होते हैं, और 4 3 जा 12/169। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 169 ऊपर 48 माइनस 36 माइनस 12 आएगा। 48 माइनस 36 12 में से 12 जाएगा 0 0/169, टोटल आएगा 0।
तो हम लिख देंगे क्या, सीधी सी बात है, सिंस L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 आ गया, सो L1 लाइन परपेंडिकुलर टू L2। तो जो काम हमने L1 L2 के लिए यहां पे किया, वही काम अब आपको L2 L3 के लिए करना होगा, और फिर वही काम L3 L1 के लिए करना होगा। इसी तरह से बस डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा आगे चल के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स ये इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट जो दिए गए हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, डायरेक्टली आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे थे और प्रूव करना था कि लाइनें परपेंडिकुलर हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको लाइनों के पासिंग पॉइंट गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको लाइनें के पासिंग पॉइंट गिवन है। क्या कह रखा है? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 and 3 4 -2 is perpendicular to the line through the points 0 3 2 and 3 5 6। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान के चलिए बॉस, एक लाइन ये है, ये 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, जिन 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है उन पॉइंट्स का नाम है 1 -1 and 2 और 3 4 -2। एक लाइन हमारी इन 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है, जबकि दूसरी लाइन जो है वो लाइन भी 2 पॉइंट से होते हुए जा रही है। वो पॉइंट क्या है? 0 3 2 और 3 5 6। और आपको प्रूव करना है क्या भला, ये दोनों लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। मैंने बताया अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो याद रखिए उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। मुझे यहां पे 2 लाइनें दे रखी हैं और इनके 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। ये है A B C D। मतलब मैं लिखता हूं लेट A पॉइंट हमारा है 1 -1 2, B मान लेता हूं मैं 3 4 -2। इसी तरह से C मान लेता हूं, ये जो दूसरी लाइन के पॉइंट है क्या भला? 0 3 2। और D पॉइंट जो आपका बनने वाला है वो D पॉइंट क्या है? 3 5 6। हमारा जो पॉइंट है A है, A B इन लाइनों के पॉइंट है और C D इन दोनों लाइनों के पॉइंट है। अब इसके बाद जरा देखिएगा, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बॉस डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। आपको मैं याद दिलाऊं कि डायरेक्शन रेशो जो होते हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? A1 B1 C1 से। और डायरेक्शन रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। यही तो होते हैं डायरेक्शन रेशो। तो अगर मान के चलिए मैं इस ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशो निकालना चाहता हूं तो इन डायरेक्शन रेशो को मैं ABC नाम दे सकता था, लेकिन A1 B1 C1 क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि मैं इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशो निकालूंगा और आगे चल के इस लाइन का भी। जब ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशो निकालूंगा तो x2 - x1 मतलब 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से -1 जाएगा 5 और -2 में से 2 जाएगा, दैट इज -4। ये ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो हो गए। अब इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी। सी डी लाइन की डायरेक्शन रेशो की बात करते हैं, तो उसे मैं नाम दे दूंगा A2 B2 और C2। A2 क्या होगा? E2 तो वही फॉर्मूला रहेगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। जब इसका डायरेक्शन रेशो निकालूंगा तो बॉस 3 में से जाएगा 0, 3 बचेगा, 5 में से जाएगा 3, 2 बचेगा और 6 में से जाएगा 2, 4 बचेगा। ये आपके सीधी लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए। नाउ अब आपको करना क्या है? तो करना यह है कि इनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे भला? देखिएगा, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 और C1 C2 करते हैं। A1 E2, A1 आपका क्या है? 2, A1 2 है और A2 3। B1 आपका क्या है? 5 और B2 आपका क्या है? 2। C1 आपका क्या है? -4 और C2 आपका क्या है? 4। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10,
4 4 जा 16, 16 माइनस 16 दैट्स 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब दिमाग में ये बिठाइए बात दोनों लगातार क्वेश्चन करके कि लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो केवल डायरेक्शन कोसाइन का ही डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता, डायरेक्शन रेशियोज का भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये सॉल्यूशन था सेकंड क्वेश्चन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 and 1 2 5। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है क्या, ये लाइनें पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4, एक लाइन आपकी ये आ रही है, -1 -2 1 1 2 5, ये दूसरी लाइन आ रही है। अब आपको क्या करना है, जरा सुनिएगा, आपको प्रूव करना है दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो जैसे परपेंडिकुलर में हमने काम किया वही पैरेलल में करेंगे क्या, सबसे पहले इसे नाम दे देंगे A B C और D। सबसे पहले सभी के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, तो सबसे पहले लिखता हूं लेट A 4 7 8 B 2 3 4, C आपका है -1 -2 -1 और D आपका है 1 2 5। बाय डिफॉल्ट जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही सबसे पहले निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो। अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल रहा हूं तो इनके डायरेक्शन रेशो को हम लोग बाय डिफॉल्ट जैसे पीछे किया था A1 B1 C1 से नाम दे देते हैं। जब मैं AB का डायरेक्शन रेशो निकालूंगा तो क्या करूंगा देखिएगा, x2 माइनस x1, मतलब यहां पे 2 में से जाएगा 4, 2 में से 4 जाएगा, नीचे 3 में से 7 जाएगा और उसके बाद 4 में से 8 जाएगा। 2 माइनस 4 दैट इज -2 -4 और ये आ जाएगा -4। ये हमारा A1 B1 C1 आया। दूसरी तरफ हमें निकालना है डायरेक्शन रेशो ऑफ CD। डायरेक्शन रेशो ऑफ अगर मैं CD निकालता हूं तो उसमें क्या होगा जरा समझिएगा, इनको नाम दे दूंगा मैं A2 B2 एंड C2। A2 क्या होगा, तो वही x2 माइनस x1, मतलब 1 में से माइनस होगा -1 दैट इज 2, 2 में से माइनस होगा -2 दैट इज 4 और 5 में से माइनस होगा 1, क्या आ जाएगा 4। अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है। परपेंडिकुलर में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होगा। पैरेलल में आपको क्या करना होगा सुनिएगा, A1 को A2 से, B1 को B2 से, C1 को C2 से डिवाइड कीजिए। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो को इस लाइन के डायरेक्शन रेशो से डिवाइड करना है। कैसे, A1 बाई A2, A1 आपका -2 है और A2 2 है, डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। B1 आपका -4 है, B2 आपका 4 है, ये भी डिवाइड होके -1 आ गया। C1 आपका -4 है, C2 आपका 4 है, ये भी डिवाइड होकर के -1 आ गया। अब देखने वाली बात यहां पे ये है कि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो तीनों अगर आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे सो द लाइंस आर पैरेलल, यानी कि लाइनें क्या है बॉस, पैरेलल है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फर्क समझिए, लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो निकाला जाएगा, इक्वल आएगा, और लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। ये तो था बेसिक वाला पार्ट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो पूरे के पूरे तरह से प्योरली लाइन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये तो कोई लाइन के कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये तो आपने वेक्टर में भी पढ़ा है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इक्वेशन होती है। फिलहाल अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां से थोड़ा खास चैप्टर शुरू हो रहा है। आपको बताया गया था कि मान के चलिए एक लाइन है ये जो पास कर रही है a वेक्टर से। एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट है a,
और पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। एक लाइन है जो ए वेक्टर से पास कर रही है और साथ ही साथ में ये लाइन खुद पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। यानी कि हमें जो लाइन बनानी है, क्वेश्चन में अभी देखेंगे भी, हमें जो लाइन बनानी है ऐसी लाइन बनानी है जो पास कर रही है ए वेक्टर से लेकिन साथ ही साथ में पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। तो हमें ए वेक्टर की इक्वेशन बनानी है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी यहाँ पर हम लोगों ने लिखी थी, लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था, देखा होगा। आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर किसकी बात करता है, पासिंग पॉइंट की, जहां से आपकी लाइन पास कर रही है। और बी वेक्टर किसकी बात करता है, बी वेक्टर बात करता है डायरेक्शन रेशो की। किसके डायरेक्शन रेशो की, जिसके पैरेलल हमारी ये वाली लाइन है। इसको में हम लोग नाम दे देते हैं, याद रखिएगा, रिक्वायर्ड लाइन। ये तो हमारी थी वेक्टर इक्वेशन। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए एक लाइन है ये और ये लाइन पास कर रही है x1 y1 z1 से। ये लाइन है x1 y1 z1 से पास कर रही है और ये लाइन खुद पैरेलल है उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशो मान के चलिए ABC है। जैसे यहां पे डायरेक्शन रेशो को तो बी वेक्टर से डिनोट किया गया, यहां पे आपकी लाइन पास कर रही है x1 y1 z1 से और लाइन पैरेलल है किसके, उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशो क्या है, ABC। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इसको अभी भी मैं वही बोलूंगा, रिक्वायर्ड लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसकी इक्वेशन होती है बॉस x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशो, दैट इज ABC। ABC ये हमारे लाइन के एक कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी और ये हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन पर आते हैं जरा। क्वेश्चन जो हमारा है सबसे पहले अब होना है, फोर्थ क्वेश्चन पर आइएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 1 2 3. Find the equation of the line which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। मतलब क्या हुआ देखते हैं, समझते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है जो पास कर रहा है 1 2 3 से। ये हमारी एक लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू 1 2 3 और क्या रखा है, एंड इज पैरेलल, और ये पैरेलल है किसके, इस वेक्टर के। मतलब मान के चलिए कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस का 2k। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। अब उसने ये तो बोला नहीं है कि कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है या वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो आप इस सिचुएशन में दोनों के आंसर दिया कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करूं तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, वेक्टर इक्वेशन होती है ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है कि हमारी लाइन कहां से पास कर रही है, हमारी लाइन कहां से पास कर रही है, 1 2 3 से। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, i प्लस 2j प्लस 3k। एंड बी वेक्टर हमारा क्या होता है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है किसके, उस वेक्टर के जिसके पैरेलल हमारी लाइन होगी। यहां पे हमारी लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। और इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या दे रखी है, 3i प्लस 2j माइनस का 2k। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी बॉस, फॉर्मूला था आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर का मतलब आर वेक्टर ही रहेगा, ए वेक्टर के बदले में लिख डालूंगा i प्लस 2j प्लस 3k लैम्डा, बी वेक्टर के बदले में रिप्लेस करूंगा 3i प्लस 2j माइनस का 2k। ये जो तैयार होगा आपका, याद रखिए, ये कहलाएगा क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन कहलाएगी। और इस वेक्टर इक्वेशन में याद रखिए, ये जो आगे वाला हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पासिंग पॉइंट को, और ये जो हिस्सा है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन रेशियो को। ये तो हमने करी क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं इसी में जरा बताता हूं आपको कि अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाई जाए
तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी जरा देखिएगा। कार्टेशियन इक्वेशन, अगर मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन इसी में बनानी है तो बॉस कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में a b c, ये वाली लाइन की इक्वेशन होती है। अब जरा समझिएगा, ये x1 y1 z1, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूं बॉस। x1 y1 z1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पासिंग पॉइंट को। हमारी लाइन कहां से पास कर रही है? 1 2 3 से। तो x1 y1 z1 के बदले क्या लिखूंगा? 1 2 3। और इसके बाद ये a b c, ये क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्शन रेशो। तो ये लाइन पैरेलल है किसके? इस लाइन के, इस वेक्टर के। और आपको बताया गया था वेक्टर के चैप्टर में कि जो i j k के जो कॉफिशिएंट होते हैं, ये कॉफिशिएंट ही तो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशो। क्योंकि हमारी लाइन इसके पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशो उसके होंगे वही इसके भी होंगे। इसके डायरेक्शन रेशो भी क्या होंगे? 3 2 और -2। ये हमारे ABC की वैल्यू होगी रिस्पेक्टिव फॉर्म में, और ये हमारे पासिंग पॉइंट हो गए। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला होगा x माइनस x1, x1 की जगह पर क्या आएगा हमारा? 1, y माइनस y1, y1 की जगह पर आएगा 2, और z माइनस z1, z1 की जगह पर आएगा 3, और अपॉन में नीचे लिखा जाता है डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या है इसके? a का 3 है, b का 2 है, और c का -2। ये बन जाएगी हमारी क्या? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 4 ही था ना? यस। आते हैं बस क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k। यानी कि आपकी लाइन पास कहां से कर रही है, गुजर कहां से रही है? 2i माइनस j प्लस 4k। जैसे इस क्वेश्चन में 1 2 3 पासिंग पॉइंट था, तो इसको मैंने i प्लस 2j प्लस 3k पोजिशन वेक्टर बनाया। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ पोजिशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k। मतलब मैं कह सकता हूं 5वें क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है जो लाइन कहां से पास करेगी? वो लाइन पास कर रही होगी 2 -1 और 4 से। तो उसने 2 -1 4 लिखने के बजाय क्या करा? i j k की फॉर्म में लिख दिया 2i माइनस j प्लस 4k। अगर आप भी सॉल्व करेंगे तो इसका a वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट यही तो बनेगा, 2i माइनस j प्लस 4k। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ i प्लस 2j माइनस k। मतलब आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊं, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है जो लाइन पास कर रही है जिस पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है बॉस 2i माइनस j प्लस 4k, और ये लाइन हमारी पास तो इस पॉइंट से कर रही है, साथ ही साथ में ये पैरेलल किसके हैं? ये पैरेलल है किसके, या किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है? ये लाइन जा रही है जिस डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन नाम दे रखा है i प्लस 2j माइनस का k। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आपका a वेक्टर बन जाएगा क्योंकि पासिंग पॉइंट है, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये b वेक्टर बन जाएगा। a वेक्टर b वेक्टर लेकर के आप इसकी इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं, और a वेक्टर पासिंग पॉइंट होता है, b वेक्टर डायरेक्शन रेशो, इसका यूज़ करते समय आप इसे भी कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन शायद आपसे हो जाएगा, कोई खास नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं आ रहा हूँ, पहले जरा 5th आप कर लेंगे, कर लीजिए ज़रा 2 मिनट रुक करके, जब तक मैं रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th आप कर लेंगे, 6 पर आइएगा अब ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहां से थोड़ी सी खास बातें और शुरू होती हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय ये। बॉस आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बनाइए
जो पास कर रही है कहाँ से, लाइन पास कर रही है -2 4 और -5 से पास कर रही है, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, और ये लाइन पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है उस लाइन के जिसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x+3 अपॉन में 3 y-4 अपॉन में 5 और z+8 अपॉन में 6। शायद मैंने सही लिखा है जी। अब समझिएगा जरा एक बात, आपको इक्वेशन किसकी बनानी है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। इक्वेशन इस लाइन की बनानी है क्योंकि इसकी तो इक्वेशन दे ही रखी है। एक बात समझिएगा, इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, वो भी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट जो कि दे रखा है -2 4 -5, और दूसरा ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन पता होना चाहिए। एक बात याद रखिए कि अगर हमारी लाइन इसके पैरेलल है, अगर हमारी लाइन इसके पैरेलल है तो याद रखिए जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही होगी उसी डायरेक्शन में हमारी ये वाली लाइन भी जाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। तो अब एक बात समझिएगा, फॉर रिक्वायर्ड लाइन हमें जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है, जरा देखिएगा उसका पासिंग पॉइंट क्या है बॉस। तो पासिंग पॉइंट है -2 4 -5, यानी कि इसका मतलब x1 आपका हो गया -2, y1 आपका हो गया 4 और z1 हो गया आपका -5। एंड द रिक्वायर्ड लाइन, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है इज पैरेलल, पैरेलल है बॉस किसके, टू द लाइन। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है किसके, इस लाइन के। इस लाइन का नाम क्या है, x+3 अपॉन में 3 y-4 अपॉन में 5 और z+8 अपॉन में 6 के। मैं ये कह रहा था कि मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्शन रेशो चाहिए, क्योंकि मेरी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए जो डायरेक्शन रेशो इस लाइन के होंगे वही डायरेक्शन रेशो इस लाइन के भी होंगे। अब सवाल खड़ा होता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, ये जो नीचे लिखे हैं इन्हीं को तो बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो है 3 5 6। बॉस अगर इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 3 5 6 हैं तो बाय डिफॉल्ट इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 3 5 6 ही तो होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए डायरेक्शन, द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है इस गिवन लाइन के। सो द डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, वही होंगे 3 5 6। मतलब ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 5 और सी की जगह पे 6 कर देंगे। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जरूर लिखे, x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन में x और नीचे होता है a b c। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन बनाऊं तो x - x1 की जगह पे -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, y - y1 की जगह पे 4 आएगा और z - z1 की जगह पे -5 आएगा तो +5 होगा। नीचे डायरेक्शन रेशो लिखे जाएंगे जो कि कितने हैं, 3 5 6। ये हमारी आ जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, है ना जी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 के बाद 7th आपसे हो जाएगा। उसमें आपको कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन की दे रखी है और आपको क्या पता लगाना है, वेक्टर इक्वेशन पता लगानी है। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें मैंने वेक्टर फॉर्म भी बनाई थी और कार्टेशियन फॉर्म भी बनाई थी, सेम एज टू दैट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी ना जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड 5 - 2 3। बहुत सिंपल सा और सही क्वेश्चन है ये। आपको वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है उस लाइन के जो गुजर रही है कहाँ से, ओरिजिन मतलब 0 0 0 और 5 - 2 और 3 से। अब एक बात समझिए, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पासिंग पॉइंट होना चाहिए। पासिंग पॉइंट कितने हैं पहले मैं रफली लिख रहा हूं, और आपको इसमें कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशन बनानी है।
तो पासिंग पॉइंट तो दो दे रखे हैं, ये भी पासिंग पॉइंट है, ये भी पासिंग पॉइंट है, लेकिन आप हमेशा याद रखा कीजिए पहले उसे ले लेते हैं जो बुक वाले ने, क्वेश्चन वाले ने पहले दिया है। यानी कि मेरे लिए जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट जिसे हम लोग x1, y1 और z1 से डिनोट करते हैं, वो है 0, 0, 0। अब इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे? डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो तो पीछे पढ़ा आपने, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ही तो डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो अगर मैं निकालूंगा तो 5 माइनस 0, -2 माइनस 0 और 3 माइनस 0, जो कि 5 -2 और 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे को क्या बात करनी है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो ए वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट आपका क्या हो गया एक तरह से 0i, 0j, 0k, ये आपका ए वेक्टर हो गया। मतलब कुल मिला के 0 वेक्टर ही हो गया एक तरह से। और बी वेक्टर किसकी बात करता है? डायरेक्शन रेशो की। डायरेक्शन रेशो आपका क्या है? 5i माइनस में 2j प्लस का 3k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? उसका फॉर्मूला था आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब 0 वेक्टर प्लस में लैम्डा, बी वेक्टर का मतलब 5i माइनस 2j प्लस 3k। फाइनली आर वेक्टर आपका 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो लैम्डा 5i माइनस 2j प्लस 3k हो गया। ये तो आ गई वेक्टर इक्वेशन। इसी में अगर हम बात करें कार्टेशियन इक्वेशन की, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? फॉर्मूला होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a b c। तो x माइनस x1, y1, z1 पासिंग पॉइंट होते हैं। तो ये आ गया हमारा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और साथ ही साथ में नीचे ए बी सी डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो तो मैं निकाल चुका हूँ, 5 माइनस 2 और 3। यह आ जाएगा x अपॉन 5, y अपॉन में -2, z अपॉन में 3। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, ये आपको खुद ही करना है। उसमें बोल रखा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -2 -5 एंड 3 2 6। ये सेम टू है वैसी 9 तक के क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है हमारा 11.2 में, उसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हमें दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे जरा समझिए। बस मान के चलिए एक लाइन दे रखी है और इस लाइन का नाम है x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। ये एक लाइन है। दूसरी लाइन मान के चलिए ये है और इसका नाम है x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 अपॉन में a2, b2, c2। अब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो a1, b1, c1 है और x1, y1, z1 इसके पासिंग पॉइंट है। जबकि ये लाइन जो है इसके डायरेक्शन रेशो a2, b2, c2 है और पासिंग पॉइंट इसके x2, y2 और z2 है। आपको कहा जाता है कि इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल बना है, मान के चलिए वो एंगल थीटा है, वो थीटा एंगल क्या होगा। तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में रूट के अंदर a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर और साथ ही साथ में a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर। दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट और फिर उन्हीं का डायरेक्शन रेशियो का अलग अलग मैग्नीट्यूड। ये बात है तब की जब क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन लाइनों की गिवन हो। लेकिन अगर मान के चलिए एक लाइन ये है
उसका नाम है आर वेक्टर इक्वल टू में a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर। एक दूसरी लाइन ये है, इसका नाम है आर वेक्टर इक्वल टू में a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब आपको कहा जाए इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालिए, तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल क्या होगा? यहां पर एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू में, एंगल निकालने के लिए हमेशा डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हैं। यहां पे डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2 थे तो उनको लिखा। यहां पे डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो अगर आप लाइन की इक्वेशन में देखें तो आपको पता चलेगा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो b1 वेक्टर होगा और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो b2 वेक्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल होगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, यानी कि दोनों डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर गौर करें तो ये थोड़ा याद रखने का तरीका भी सिंपल है। b1 डॉट b2 मतलब जैसे इनका डॉट नहीं किया आपने, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट किया, नीचे मैग्नीट्यूड निकाला है, तो वही बात तो यहां पे भी कह रहा है। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे, b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर। जब लाइन वेक्टर फॉर्म में हो तो इस तरह से एंगल निकालेंगे, और जब लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो इस तरह से निकालेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर आपका है 10th और 11th, दोनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। करके दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, जरा आप ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। है 10th क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आपको दो लाइनों की इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकालना है। जैसे 10वां क्वेश्चन है, 10वें का मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, देखिएगा क्या कहा गया है फर्स्ट पार्ट में। 10वें के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है आर वेक्टर इक्वल टू में 2i माइनस 5j प्लस का k प्लस लैम्डा, और ये है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और आर वेक्टर का मतलब है दूसरी लाइन 7i माइनस 6k, j नहीं है इसमें, और म्यू i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। अब देखिएगा जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा हमें पासिंग पॉइंट से जरूरत नहीं होती है, हमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन रेशियोज की। तो क्या करते हैं जरा सुनिएगा, इसमें b1 वेक्टर आपका है 3i प्लस 2j प्लस 6k, b2 वेक्टर आपका है i प्लस 2j प्लस 2k। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, 36 4 40 और 9 दैट वुड बी 7। और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे बॉस, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8, 2 2 4 8 और 1 9 दैट इज 3। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। cos थीटा जो आएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, या तो पहले निकाल लीजिए, यहां पे निकाल लेते हैं। b1 वेक्टर आपका क्या है 3i, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता चलेगा शायद। अगर b1 वेक्टर को b2 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है i के कोफिशिएंट को i से, j के कोफिशिएंट को j से, k के कोफिशिएंट को k से। यहां पे i का कोफिशिएंट 1 है तो 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 6 को 2 से करेंगे 12 अपॉन में बस b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है 7 और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है 3। तो कुल मिला के cos थीटा आपका आ गया 12 और 4 16 और 3 19 अपॉन में 21। हमें थीटा निकालना है, तो हमारा जो थीटा बनेगा वो थीटा क्या बनेगा, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ये होगा इन दोनों वेक्टर्स लाइन के बीच का एंगल। ये तो बात थी कि जब आपको क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन दे रखी थी। अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन पे जाएं तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही लिखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइनें हैं जैसे x माइनस 2 अपॉन में 2, y माइनस 1 अपॉन में 5 और z प्लस 3 अपॉन में -3। ये फर्स्ट लाइन है।
और जो सेकेंड लाइन है बॉस इसकी दी गई वो है x+2 अपॉन में -1, y -4 अपॉन में 8 एंड z -5 अपॉन में 4। ये कार्टेशियन फॉर्म है। एंगल निकालने के लिए हमें हमेशा डायरेक्शन रेशोज की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन कोसाइन की या पासिंग पॉइंट की भी नहीं। तो यहां पर a1 क्या होगा, पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो जो कि 2, b1 हो गया 5 और c1 हो गया -3, a2 -1, b2 8, c2 4। आपको इनके बीच का एंगल निकालना है तो फॉर्मूला बताया मैंने अभी, a1 a2 b1 b2 c1 c2। हमें इसके बाद नीचे लिखना होता है, सवाल जब भी एग्जाम में आए तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। फॉर्मूला लिखने के आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद यहां पर a2 b2 c2 का होल स्क्वायर, a1 a2 यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 2 को 1 से करेंगे -2, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 8 जा 40 और 3 4 जा -12 अपॉन में इनका सबका स्क्वायर करेंगे, a1 b1 c1 का स्क्वायर। a1 आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, b1 आपका 5 है 25, c1 आपका -3 है 9। जबकि b2 सेकेंड वाले की बात करें तो a2 b2 c2 का स्क्वायर, a2 है -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। 40 में से 12 40 में से 12 गया 28, दैट वुड बी 26। कितना आएगा √38 और ये आ जाएगा 64 और 16 81 आ गया, शायद सही है मेरा एलसीएम 4 25 9। अच्छा अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 अपॉन में 81 के ऊपर रूट है, इसका रूट 9 आ जाएगा और √38 इसको मैं लिख सकता हूं 2√7, क्योंकि √38 का मतलब क्या हुआ, 2 2 जा 4, नहीं 38 के तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, 19 नहीं आ पाएगा, तो इसे इतना ही रहने दीजिए। यानी कि cos थीटा आपका आ गया 26 अपॉन में 9√38। 81 का तो रूट मिला लेकिन इसका रूट नहीं मिलेगा, यानी कि थीटा आपका क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 26 अपॉन में 9√38। ये हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा 2 चीजों की टेस्टिंग होती है। अभी पीछे बताया था शुरुआत के क्वेश्चंस में कि जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल होता है, और 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। 2 लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो लाइनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें हम लोग सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशो निकालने में गलती कर देंगे, लेकिन उसी को समझना है कैसे ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइन्स 1 - x/3, 7y - 14/2p और ये आर राइट एंगल्स। लास्ट वाले 4 वर्ड्स को देखिएगा, आर राइट एंगल्स, मतलब आपको 2 लाइनें दी हैं, आपको p की वैल्यू बतानी है जबकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल हैं। जैसे पहली लाइन आपको जो दे रखी है बॉस, वो दे रखी है 1 - x/3, 7y - 14/2p और z - 3/2। और सेकेंड लाइन है 7 - 7p, 7 - 7x/3p, y - 5/1 और 6 - z/5। मैंने इक्वेशन सही लिखी है ना, 7 - 7x, y - 5, 6 - z, 3p 1 5 और इधर 1 - x 7y - 14 z - 3 2p and 2। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात समझनी है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे।
दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। हम लोगों ने पीछे भी तो यही पढ़ा है क्वेश्चन करते समय, जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है वही डायरेक्शन रेशियो है, यानी कि ये 3 हो गया, ये 2p हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन नहीं, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कंडीशन ये होती है कि आपकी लाइन इस फॉर्म में हो। भाई लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लेकिन देखिए क्या इस क्वेश्चन में हर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहली बात, x y z पॉजिटिव होने चाहिए, यहां पे तो x नेगेटिव हो गया, यहां पे x नेगेटिव हो गया, यहां पे z नेगेटिव हो गया। दूसरा, x1 y1 z1 x y z पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, x y z आपके सिंगल कोफिशिएंट होने चाहिए, या x y z के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए। यहां पे देखिए x y के कोफिशिएंट में 7 है, यहां पे x के कोफिशिएंट में -7 है। तो इसे सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग पता लगा पाएंगे कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं फर्स्ट लाइन के बारे में बताता हूं। इसे ठीक करते हैं। पहले इसे माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 3। इसमें से सर 7 कॉमन ले लीजिए तो ये y माइनस में 2 हो जाएगा अपॉन में 2p। ये तो ठीक ठाक हालत में है ही, z माइनस 3 अपॉन में 2। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, कहा गया था x y z सिंगल कोफिशिएंट होने चाहिए। तो यहां पर x माइनस 1 एज इट इज रहने दीजिए, माइनस हटा के माइनस को नीचे ले आइए -3। यहां पे y माइनस 2 ऐसी रहने दीजिए, 7 यहां पे फालतू में है, इसे हटाना पड़ेगा। 7 को नीचे ले आइए, 7 को नीचे लाके मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2p अपॉन में 7। ये आप जानते हैं, बचपन में मैडम पढ़ाती थी कि फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो रिवर्स होके 7 ऊपर आ जाएगा। तो उसको मैं नीचे ले आया और ये आ गया z माइनस 3 अपॉन में 2। ये अब हमारी बन गई है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अब जो ये आपके नंबर्स दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में, अगर आप गौर करें तो ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और ये a, ये b और ये अब c बनेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के मुझे x1, y1, z1 की नहीं, मुझे तो a, b, c की जरूरत है। तो मैं 2 बार डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को a1 है मेरा 3, b1 है आपका 2p/7 और c1 है 2। वही बात मैं उसके लिए भी करता हूं सेकेंड लाइन के लिए। सेकेंड लाइन के लिए जब करूंगा, पहली बात तो x को सिंगल कोफिशिएंट बनाना है। सिंगल कोफिशिएंट बनाना है तो भैया 7 कॉमन ले लो, फिर उसे प्लस का भी बनाना है तो -7 कॉमन ले लो। -7 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और -7 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1। शायद समझ रहे होंगे आप। -7 कॉमन ले लिया, यहां से y माइनस 5 एज इट इज 1, और यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए z माइनस 6 अपॉन में 5। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि x y z मस्ट बी इन सिंगल कोफिशिएंट विद पॉजिटिव साइन। तो यहां पे क्या करते हैं, x माइनस 1 अपॉन में 3p अपॉन में -7 में नीचे ले आया इसको, ये तो ठीक ठाक हालत में ही है, y माइनस 5 अपॉन में 1, और ये z माइनस 6 अपॉन में माइनस नीचे लाके छोड़ दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये तो a1 b1 c1 था, अब यहां पे ये x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, ये आपका बन गया a2, ये बन गया b2 और ये बन गया c2। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज को लिखता हूं तो a2 आपका आ गया 3p अपॉन में -7 माइनस b2 आपका आ गया 1 और c2 आपका आ गया -5। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल हैं। सिंस both lines are right angle to each other, राइट एंगल लिखा हो, परपेंडिकुलर लिखा हो, ऑर्थोगोनल लिखा हो, सबका मतलब एक ही है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मतलब a1 a2, b1 b2, c1 c2 मस्ट बी 0। अब ये है -3, a2 है आपका 3p अपॉन में -7, b1 आपका है 2p/7, b2 आपका है 1, c1 आपका है 2 और c2 आपका है -5 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करूंगा अगर तो माइनस से माइनस कैंसिल, 9p अपॉन में 7
2p अपॉन में 7 और -10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करूंगा, एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 9 और 2 11p/7 हो जाएगा, माइनस का 10 उधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, 11p आ गया 70, तो p की वैल्यू आ गई 70 अपॉन में 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।